अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। तो पिछले चंद हफ्तों या महीनों में शायद सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो चाइना और इंडिया की मुख्तलिफ जगहों पे इंगेजमेंट ही है। चूँकि इस पर इतना कुछ हो चुका है और अब तो ये अपनी एंड की जानिब भी जा रहा है और हर चंद घंटों बाद चूँकि उस टाइम पे अपडेट होती रहती थी, इसलिए तमाम हालात को शुरुआत से बताना बहुत डिटेल चीज़ होगी। तो इसलिए मेजर फोकस जो होगा वो लास्ट के चंद इवेंट्स पे ही ज़्यादातर होगा। बहरहाल ये चीज़ वाज़े तौर पे सामने है कि चाइना ने गालवान वैली में अरुणाचल प्रदेश में बहुत सी ज़मीन जो थी वो कब्ज़े में ली थी, जो कि पहले बफर जोन भी थी और कुछ इलाके इंडिया के भी थे और हालात किसी भी सूरत जो है उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन की जानिब नहीं जा रहे थे। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला उस टाइम पे था कि नेपाल और भूटान जो हैं दोनों ही इंडिया से उस वक्त एग्रेसिव मोड में थे या हॉस्टाइल मोड में कह सकते हैं। नेपाल ने ना सिर्फ उनके जस्टिफाइड इलाकों को लेने के लिए अपने मैप्स में चेंजिंग की थी, बल्कि नेपाल ने जो है अपनी पैरामिलिट्री को भी डिस्प्यूटेड एरिया में भेज दिया था। इन इफेक्ट इंडिया के उस टाइम पे पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, श्रीलंका इन तमाम से कशीदा हालात थे, जबकि बांग्लादेश भी इसी ग्रुप में आता जा रहा था। नीज उस टाइम पे हालात जो थे उनके काफ़ी बुरे थे। और लास्टली जो उनका डिस्कॉर्ड का मेन फोकस था वो पागोंग सो का एरिया था। इस चीज़ के काफ़ी शवाहिद थे उस टाइम पे कि चाइना ने जो है अपनी बाउंड्री को बढ़ा लिया था। ईस्ट लद्दाख के एरिया में बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही थी उस टाइम पे। उसके अलावा मल्टीपल लेफ्टिनेंट जनरल रैंक्स की मीटिंग भी जो है हुई थी, लेकिन कोई कंक्लूसिव प्रोग्रेस जो है सामने नहीं आ रही थी। डिफेंस के हवाले से बहुत अहम जगह बन चुकी थी। 27-28 को रफाल जो थे उस टाइम पे इंडिया आ रहे थे, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उनके डिफेंस मिनिस्टर S-400 की जल्दी डिलीवरी के लिए, जो कि उस वक्त उस चीज़ का वाज़ेह सबूत था कि चाहे पब्लिक कॉमन परसेप्शन जो है वो यही है कि चाइना को बराबर जवाब दिया जा रहा है, लेकिन ये वाज़ेह था कि जो इक्विपमेंट इंडियन डिफेंस फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं वो नाकाफ़ी हैं, दोनों क्वालिटेटिवली और क्वान्टिटेटिवली। एक चीज़ जो उस टाइम पे ध्यान में रखने वाली थी और मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें था, वो ये कि उस टाइम पे वाज़ेह हो रहा था कि चाइना पीछे नहीं हटने वाला है। और चंद महीनों के लिए तो ठीक था, लेकिन सर्दियों में अगर ये सूरत हाल रहती तो इंडिया को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता और ये देखने में बहुत ज़्यादा अहम हो जाता कि उन हालात में जिनमें इंडियन आर्मी जो है अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर देती है, उनको जो है ना सिर्फ अपनी फोर्सेस को वहाँ पे मौजूद रखना पड़ता, बल्कि एक ऐसे फाइटर जेट को वहाँ पे ऑपरेट करना पड़ता जिसमें उन्हें कोई ख़ास तजर्बा नहीं था और जो टेरेन है वो शायद दुनिया की सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में से एक थी। S-400 के साथ भी सेम केस था, लेकिन S-400 के पास ये क्रेडिबिलिटी मौजूद है कि इसे रशिया में भी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में टेस्ट किया जा चुका है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो फ्यूचर में देखने को मिल सकता था। हाउएवर एक चीज़ जो अभी लोगों ने नोटिस नहीं की या ज़्यादा सामने नहीं आई है और मैं भी अभी इसे सामने नहीं लाऊंगा, लेकिन उसके असरात जो है इंडियन एयरफोर्स पे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में इंडियन एयरफोर्स में डिस्कशन भी हो रही है। बहरहाल एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे DSC ने भी इमरजेंसी बेसिस पे 21 MiG-29 की परचेज़ की थी और 59 की अपग्रेडिंग का ऑर्डर दिया था, जबकि 12 Su-30 MKI की परचेज़ भी जो है वो तकरीबन $1.44 बिलियन के करीब उस सिलसिले में उन्होंने की थी। उस टाइम भी इमरजेंसी प्रिकॉशन थी, ये अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जो चीज़ इंटरेस्टिंग थी कि 12 Sukhoi Su-30 MKI जो हैं उस टाइम पे $1.44 बिलियन के करीब अगर ख़रीदे जा रहे थे, तो रफली एस्टिमेट में इंडिया तकरीबन $100 मिलियन के करीब एक Su-30 MKI को ले रहा था, यानी कि पोटेंशली F-35 से भी महंगा जेट, जिसके सिर्फ जो है एक मुमकिन वजह हो सकती थी उस टाइम पे, और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसकी इमरजेंसी परचेज ही थी। और इसके बावजूद, ये तमाम चीज़ों के बावजूद जो है USA की जानिब से इस परचेज़ पे काटसा के सैंक्शंस लग सकती थी, जिसके चांसेस अभी भी मौजूद हैं, जो अगर इफ़ेक्ट में आ गई तो उसकी वजह से अपाचे, चिनूक या इवन तेजस के इंजन पे भी सैंक्शंस लग सकती हैं और इंडिया को काफ़ी नुकसान होना शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से अपेरेंटली उन्होंने F-15 और F-18 जैसे जहाज़ों पे भी कंसिडरेशन करना शुरू की है। और इन तमाम परेशानी के बावजूद शायद कोरोना वायरस जो थी उस वक्त उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि अपेरेंटली अभी भी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सामने विजिबल है। उस मौके पे जो है इंडिया 4th मोस्ट अफेक्टेड मुल्क था और इस टाइम पे जो है वो 3rd मोस्ट अफेक्टेड मुल्क बन चुका है। और हालांकि इट इज़ नॉट इन एनी बैड सेंस, लेकिन हालात जो हैं इतने पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहे, गिवन कि उनका टेस्टिंग रेट भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट आप कह सकते हैं LAC पे होने वाला, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का विज़िट था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के वहाँ दौरा करने से लेके वहाँ से आने तक एक नंबर ऑफ़ इवेंट्स ऐसे हुए थे
जिससे ना सिर्फ इस चीज़ के मज़ीद शवाहिद सामने आए थे कि चाइना ने ईस्ट लद्दाख में इंडियन टेरिटरी या रादर इंडियन क्लेम टेरिटरी पे अपना कब्ज़ा कर लिया है, या इंडिया के लिए बेस्ट केस में वहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग चाइनीज़ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का विज़िट जो है एक तरह का फ़ोटो ऑप की तरह का विज़िट डिस्प्ले हुआ या पोर्ट्रे हुआ। ले एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड किया, तो जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे के रैंक्स में जाते प्राइम मिनिस्टर ने जो है इम्पॉर्टेंटली 2 जगहों का विज़िट किया। एक ले एयरबेस जहाँ से उन्होंने ब्रीफिंग की, और क्लोज टू एयरबेस जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तकरीर भी की। वाइल तकरीर में जो है उन्होंने बहुत सी हौसला अफजा बातें ज़रूर की, लेकिन चाइना के ख़िलाफ़ कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं कही थी। ये चीज़ क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो फॉरवर्ड रैंक्स में नहीं गए थे, और किसी हद तक एक फ़ोटो ऑफ की तरह का विज़िट ही उन्होंने पोर्ट्रे किया था। इसका सबसे बड़ा सबूत इंडियन आर्मी की ही क्लैरिफिकेशन है, जिसमें वो कोरोना वायरस की वजह से अपने हेडक्वार्टर्स को ही एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाने पे मजबूर हैं, और मोदी बजाय के जनरल हॉस्पिटल का विज़िट करते ऐसा मालूम हुआ कि ये जो हेडक्वार्टर्स को हॉस्पिटल बनाने का मकसद था, ये एक फ़ोटो ऑप की अपॉर्चुनिटी ही थी। हाउएवर इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इंडिया में जो है बहुत से ऐसे इवेंट्स हो रहे थे जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बायस बन सकते थे, जिसमें अगेन कोविड-19 जो है इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त मौजूद है। उसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट आप कह सकते हैं वो डिसएंगेजमेंट की टॉक्स जो हैं उनमें थोड़ी बहुत कामयाबी नज़र आना शुरू होगी, और ऐसा मुमकिन हुआ। इनफैक्ट 5 जुलाई से इसकी न्यूज़ जो है वो पब्लिक हो रही थी। अरुणाचल प्रदेश और गलवान वैली के पास जो है इनिशियली ये डी एस्केलेशन की चीज़ें ज़्यादा हुई थी, और पागोंग सो में भी अगले चंद दिनों में इस डी एस्केलेशन को शुरू कर दिया गया। हाउएवर इनमें अभी दोनों आर्मीज़ और ममालिक की स्टेटमेंट जो है देखनी होंगी कि उनमें ऐसी कौन कौन सी शराइत रखी गई हैं कि जिसकी सूरत में क्लैश दोबारा ना हो सके, और इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि डिसएंगेजमेंट की शराइत जो हैं किस कदर मजबूत या कमज़ोर हैं। बहरहाल अगर हम अज्यूम करें कि इंडिया और चाइना के दरमियान डिसएंगेजमेंट हो गई है, तो ये तमाम फियास्को एक बहुत आई ओपनर है। इससे साफ वाज़े होता है कि विद इन 25 ईयर जो है जियोपॉलिटिकल हालात किस कदर मुख्तलिफ हो जाते हैं। इवन विद इन 5 ईयर जहाँ एक वक्त पे इंडियन इकॉनमी जो है वो सुपर पावर बनने की जानिब बढ़ रही थी, और कैसे एक मुल्क के हालात जो हैं इस टाइम पे इतने बदल गए हैं कि वो तमाम ममालिक से जो है परेशानियों में घिरा हुआ है, उनकी इकॉनमी जो है वो डिस्टेबलाइज होना शुरू हो गई है, और ये तमाम के तमाम हालात जो हैं सिर्फ एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर की वजह से बदल सकते हैं। लास्टली हम कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मेजरली पाकिस्तान के डिफेंस स्पेक्ट्रम से ही हो रही हैं। पहली टाइप 54 AP फ्रिगेट से मुतल्लिक है, जिसका मज़ीद कंस्ट्रक्टेड हल जो है देखा जा सकता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 महीनों के अंदर यानी तकरीबन सितंबर के आसपास इसे लॉन्च किया जाएगा। इसी तरह दूसरी टाइप 54 AP को जो है 2021 के शुरुआती महीनों में लॉन्च किया जाएगा, और तकरीबन तीसरे क्वार्टर में 2021 के इसे पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। टाइप 54 AP फ्रिगेट के साथ जो है एक और नेवल शिप की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। ADA क्लास या मिल्कम क्लास की कॉर्वेट जो है उसका पहला और दूसरा यूनिट जो है टर्की में और पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। इन दोनों शिप्स में कई तरह के नए सिस्टम और रेडार जो हैं ऐड किए जाएंगे। मिल्गम में जो है VLSP यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी दिखाई दे रहे हैं, और इसी तरह जो 4th क्लास की जिना क्लास फ्रिगेट है उससे भी इसको मंसूब किया जा रहा है। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है उसके मुताबिक ये एक अपग्रेडेड मिल्गम क्लास ही है, और इसमें मज़ीद अपग्रेडेड फ़ीचर्स का इजाफा किया गया है, जबकि जिना क्लास की तैयारी जो है और प्रोडक्शन जो है उसमें अभी वक्त बाकी है, और वो एक डिफरेंट स्केल पे तैयार की जाएगी। इसी तरह ब्लॉक 3 JF-17 थंडर के बारे में भी ये कंफर्म हो गया है कि अभी इसमें क्लेमॉफ का RD-93MA इंजन जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, बजाय के WS-13 को इस्तेमाल किया जाए। इसकी बड़ी वजह यह है कि पहली चीज़ तो ये बेस RD-93 का इम्प्रूव वर्जन है। इसमें मज़ीद इन्हांसमेंट्स की गई हैं, जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी, स्मोक ट्रेल्स, जिससे काफ़ी हद तक जो है निजात मिल चुकी थी, उसमें भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गई है, और ऑफ कोर्स ज़्यादा थ्रस्ट इसमें मौजूद होगा जो कि एक एडिशनल फैक्टर है। दूसरा ये कि अभी WS-13 और क्लेमॉफ RD-93 की परफॉर्मेंस में जो है सिर्फ माइनर डिफरेंस है, विद WS-13 हैविंग द एडवांटेज। लेकिन चूँकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है RD-93 को कई सालों से ऑपरेट कर रही है, इसकी पूरी फैसिलिटी पाकिस्तान के पास मौजूद है, और WS-13 की फैसिलिटी को मैनेज करने में और शुरू करने में हमें टाइम लग सकता है, और उसमें ऑफ कोर्स कॉस्ट का भी एक फैक्टर है। इस वजह से शायद क्लेमॉफ RD-93 को अभी परसू नहीं किया जा रहा।
मेरे हिसाब से WS13 जो है अभी इतना मैच्योर प्लेटफॉर्म भी नहीं है, जबकि RD93 जो है एक मुकम्मल मैच्योर प्लेटफॉर्म है जो कि सिमिलर सर्विस आर प्रोवाइड करता है जो कि WS13 भी करता है। तो इस मौके पे इतनी ज़रूरत इसमें नज़र नहीं आ रही। एक और चीज़ ये कि WS13 को इंस्टॉल करने के लिए चंद माइनर एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत भी लाजमी होगी, जो कि इस मौके पे इसे मज़ीद कॉस्टली बनाता है। तो WS13 अभी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में जब WS सीरीज़ एक मैच्योर प्लेटफॉर्म बन जाएगी तो उसके सक्सेसर्स जो हैं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।